बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को वेलकम करता हूं। मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, तो काइंडली इनको लाजमी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच एवर गैस इज़ यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब द नेचर ऑफ कैथोड रेज रिमेन्स द सेम। डिस्चार्ज ट्यूब में हम जो भी गैस यूज़ करें, कैथोड रेज की नेचर हमेशा एक जैसी क्यों रहती है? क्योंकि कैथोड रेज दरअसल इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स चूँकि तमाम एटम्स में पाए जाते हैं और इनकी नेचर भी सेम होती है, इसलिए डिस्चार्ज ट्यूब में हम जो भी गैस यूज़ करें उनसे बनने वाली कैथोड रेज की नेचर हमेशा एक जैसी होती है। जे थॉमसन कैलकुलेटेड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज बाय टेकिंग डिफरेंट गैसेस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट गैसेस ली, फिर उनके कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट की। उसने देखा कि सभी गैसेस के जो कैथोड रेज है उनकी चार्ज टू मास रेशियो सेम निकली। इट शोज दैट कैथोड रेज obtained by different gases have the same nature. The charge to mass ratio of cathode rays is always equal to that of electron, क्योंकि दरअसल कैथोड रेज क्या हैं? These are electrons. Question number 2, why is it necessary to decrease the pressure in the discharge tube to get the cathode rays? के डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज हासिल करने के लिए प्रेशर कम करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पर आप जितना मर्जी हाई वोल्टेज अप्लाई कर लें, करंट फ्लो नहीं करता। However, when the pressure inside the tube is decreased and a high voltage of 5000 volts is applied, then an electric discharge takes place through the gas, producing a uniform glow inside the tube. लेकिन जब आप प्रेशर और कम करते हैं अबाउट 0.01 टॉर, जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, जो कि 760 टॉर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपने इतना कम प्रेशर करना है, लो 0.01 टॉर। द ओरिजिनल ग्लो डिसअपियर्स एट दिस प्रेशर, द यूनिफॉर्म ग्लो, द ओरिजिनल ग्लो डिसअपियर्स। और कुछ रेस बनती हैं जो कि ग्रीनिश ग्लो देती हैं, और ये वाली रेस जो हैं ये कैथोड रेस होती हैं। Therefore, it is necessary to decrease the pressure in the discharge tube to get the cathode rays. Question number 3, why positive rays are also called canal rays? पॉजिटिव रेस को कैनाल रेस क्यों कहते हैं? गोल्डस्टेन ने पॉजिटिव रेस डिस्कवर की, और इनकी डिस्कवरी के लिए उसने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में उसने कैथोड परफोरेटेड यूज़ किया। परफोरेटेड मीन्स उसमें पोर्स थे, बारीक बारीक सुराख थे। उसने ये देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब में ना सिर्फ कैथोड रेस बनती हैं बल्कि कुछ ऐसी रेस भी बनती हैं जो कि कैथोड रेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, और कैथोड की जो परफोरेशन हैं उनमें से गुजरकर सामने वाली वाल से टकरा के ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। क्योंकि ये रेस पॉजिटिव रेस होती हैं, और ये वाली रेस जो कैथोड की परफोरेशन हैं इनमें से गुजरती हैं, कैनाल्स में से गुजरती हैं, और जाके सामने वाली वाल से टकराती हैं, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। इस वजह से इनको कैनाल रेस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट मूसलेस लॉ एंड राइट डाउन इट्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू मूसले, frequency of a spectral line in X-ray spectrum varies as the square of atomic number of an element emitting it. एक्सरे स्पेक्ट्रम में किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी उस मेटल के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से वेरी करती है जिस मेटल से एक्सरेज निकलती हैं। और मैथमेटिकल रिलेशन इसका न्यू अंडर रूट, न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए ये ग्रीक वर्ड है NU, न्यू अंडर रूट इक्वल्स टू A इंटू Z माइनस B। ए जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बी जो है ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, और जेड उस मेटल का एटॉमिक नंबर है जिससे कैथोड रेज स्ट्राइक करते हैं और एक्सरेज बनती हैं। और ये वाला लॉ हमें कन्विंस करता है कि ये किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ही होता है जो कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करता है, ना कि उसका एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहला डिफेक्ट ये है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन की बुनियाद पर है, और ये लॉज दरअसल न्यूट्रल बॉडीज़ के लिए हैं जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह, और ना कि चार्ज बॉडीज़ जैसे कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए।
अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी कंटिन्यूसली। इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है, रिलीज करता है, तो उसे जो स्पेक्ट्रम है वो भी कंटिन्यूस देना चाहिए, लेकिन दरअसल एटम्स जो हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज्ड बॉडी will emit energy continuously and the radius of the orbiting electrons should become smaller and smaller। और आस्ता आस्ता इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। सो द रदरफोर्ड प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर वाज अनसेटिस्फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, द बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर्स कैन नॉट बी मार्क्ड। डिफरेंट कलर्स जो हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज हुए होते हैं। इन केस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम डिस्टिंक्ट कलर्ड लाइंस आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है ये करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इन बल्क है, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम करेक्टरिस्टिक ऑफ एटम है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल रेनबो है और लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल्स हमारे पास बुक में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और सोडियम स्पेक्ट्रम है। Question number 7. What is de Broglie concept of duality of matter? According to de Broglie, all matter particles in motion have a dual character। के तमाम मटीरियल पार्टिकल्स मोशन में डुअल करैक्टर शो करते हैं। वो पार्टिकल लाइक भी होते हैं, यानी उनका मोमेंटम होता है, और वेव लाइक भी होते हैं। मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स possess the characteristic of both the material particle and a wave। This is called particle duality in nature। He gave a mathematical relation which relates the wavelength of the electron to the momentum of the electron। lambda is equal to h over m nu। और nu जो है ये फ्रीक्वेंसी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8, mention 2 defects of Bohr's atomic model। Bohr's atomic model cannot explain the fine structure of hydrogen atom। It cannot explain the Zeeman effect and Stark effect। Bohr suggested circular orbital motion of electrons in one plane। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्चर जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में होती है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है? व्हेन द एक्साइटेड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड द स्पेक्ट्रल लाइंस आर फर्दर स्प्लिट अप इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? ज़ीमन इफेक्ट के केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड यूज किया था, स्टार्क इफेक्ट के केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करना है। व्हेन द एक्साइटेड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेक्ट्रल लाइंस आर फर्दर स्प्लिट अप इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। यहाँ पर आर के स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, द E over m value for positive rays obtained from hydrogen gas is 1836 times less than that of cathode rays। सवाल ये है कि हाइड्रोजन गैस से जो पॉजिटिव रेस मिलती हैं उनकी चार्ज टू मैस वैल्यू कैथोड रेज के मुकाबले में 1836 टाइम्स कम होती है। आपने ये बात जहन में रखनी है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जितना ज़्यादा भारी होगा उतनी ही उसकी चार्ज टू मैस वैल्यू कम होगी। और हाइड्रोजन के केस में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। चूँकि प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स हैवियर होता है एक इलेक्ट्रॉन से, और चूँकि ये 1836 टाइम्स हैवियर है तो उसकी जो E over m वैल्यू है वो 1836 टाइम्स लेस होगी। Therefore, the charge to mass value for positive rays obtained from hydrogen gas is 1836 times less than that of cathode rays। I hope आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।